गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको एक होमवर्क मिला था। उम्मीद है आप सबने होमवर्क कर लिया होगा, सही भी होगा। अब तक जो कुछ आपने सीखा, देखिए एक पल के लिए कभी कभार आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा अब चल क्या रहा है और आप कर क्या रहे हैं। आप विश्वास करिए, आगे बढ़ते चलिए। जहाँ 2 लेक्चर और आगे आप जाएंगे, पीछे क्या आपने सीखा तो सब कुछ अपने आप क्लियर होता जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कम से कम फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करिए। जो याद रखना है वो हम आपको बताते चलेंगे, और मैक्सिमम चीज़ों कॉन्सेप्ट पे रखिए, ताकि जब ज़रूरत हो आप कॉन्सेप्ट से जो फॉर्मूला चाहिए आप वो डिराइव कर सके। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे टूल्स हम आपको सिखाए थे, उनकी बात करते हैं। पहला हमने सिखाया था पीएच की वैल्यू 0 से 14 के बीच में हमेशा होगी, यानी कि 0 हो सकती है, 0 प्लस हो सकती है, 14 भी हो सकता है, 14 माइनस भी हो सकता है, लेकिन 14 से बड़ी या 0 से छोटी पीएच की वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात हमने कहा था, अगर पीएच आपको दिया है 3 तो आप डायरेक्ट H+ का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं कितना होगा, बताइए। गुड, 10⁻³ मोलर। मोलरिटी तो उसकी यूनिट है, कर सकते हैं। ऐसे बताइए, इफ हमने कहा कि अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अब मान लीजिए एक पल के लिए हमने कहा आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है और हमने आपको कुछ भी नहीं दिया, तो आप कैसे करेंगे? तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये न्यूट्रल वर्ड क्यों आया, आज तक तो कभी नहीं मिला। न्यूट्रल वर्ड का मतलब पीएच उसकी कितनी हो गई होगी, 7। तो वहां से इनडायरेक्टली अगर आपको न्यूट्रल कह रहा है तो आपको ये निकालने आना चाहिए को क्या कह रहा है कि पीएच की वैल्यू 7 है। तो बताइए H+ कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? हाँ, वेरी गुड, 10⁻⁻7 मोलर। तो ये छोटे छोटे टूल्स सॉल्व करना आपने सीख लिया था। दूसरी चीज, log ऑफ 10⁻⁻23, इसकी वैल्यू बताइए फटाफट कितना आएगी? हाँ, -23। ये भी हमने निकालना सीख लिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अगर हमें log ऑफ 1/H+ का टर्म मिल जाता है, जहां पे हमें H+ की वैल्यू अगर नहीं दी है, तो हम इसको pH में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? इसको ऊपर लेके जाएंगे, दैट विल बिकम H+⁻⁻। मान लीजिए अगर यहाँ पे n है, कोई भी नंबर मान लीजिए, चाहे 5 मान लीजिए, जब आप ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -5। देखिए log m के पावर n है क्या, इसको हम क्या लिखते हैं? n log m, यानी कि जो पावर वाला टर्म है उसको बाहर ले आते हैं। तो हो जाएगा देखिए -5 log ऑफ H+ कंसंट्रेशन। अब देखिए जो pH की फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? -log ऑफ H+ होता है, उसमें 5 नहीं होता है। तब इस 5 को बाहर जो टर्म्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस -log ऑफ H+ को एक साथ लिख लेंगे, और बाद में इसके जगह पे आप क्या लिख देंगे? pH। सही है? इतना समझ में आ रहा है? कर सकते हैं? तो चलिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताए थे, अगर आपके क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दी हो, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी वो ये बताया कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है। अगर कुछ नहीं दिया है तो कंप्लीट डिसोसिएशन आप नॉर्मल जैसे सॉल्व करते रहिए। जैसे मान लीजिए KCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसकी मोलरिटी आपको दी है 0.004 मोलर, ठीक है, और आपसे कुछ नहीं कह रहा है। अगर आपसे पूछा जाए, अभी आपको कुछ कमेंट नहीं है कि वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट है, हाफ है, पार्शियल है, 10%, 20%, कुछ भी नहीं दिया है, और आपसे कोई पूछ ले, बताइए K+ का कंसंट्रेशन कितना आएगा, तो यही सेम चीज यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए Cl- का, तो भी यही चीज आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप KCl ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? K+ प्लस Cl-। देखिए 1 मोल KCl से 1 मोल K+ मिलेगा, यानी कि जितना कंसंट्रेशन इसका उतना ही कंसंट्रेशन K+ का, जितना कंसंट्रेशन KCl का उतना ही कंसंट्रेशन Cl- का भी होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये चीज हमें ऐसे दे देता, इसी क्वेश्चन को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी एक बार आपसे प्रैक्टिस कराते हैं। कई बार आपसे अल्फा की वैल्यू दे सकता है,
बोल देगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% है, या फिर कोई भी चीज़ 40% डिसोसिएट हो रही है, उस केस में अगर आपसे पूछ ले K प्लस की कंसंट्रेशन, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को नहीं रखेंगे। कितना परसेंट? 40% ऑफ जो भी मोलरिटी दी है उसकी वैल्यू रख लेंगे 0.004, फिर उसको सॉल्व कर देंगे, आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये निकालने आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हमारे जो लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो क्या था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स या इलेक्ट्रोड्स, जिसमें कि पहला हमने पढ़ लिया था। क्या था पहला? मेटल आयन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड, कुछ भी लिख लीजिए। इसमें क्या होता है? एक मेटल रहेगा, उस मेटल के इलेक्ट्रोड को हम उसी मेटल के सॉल्यूशन में, उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल के कांटेक्ट में रखते हैं, ताकि जो मेटल है वो अपने ही मेटल के कैटायंस पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में बना रहे। ऐसे बनने वाले इलेक्ट्रोड्स को या हाफ सेल को हम क्या कहते हैं? मेटल या मेटल आयन हाफ सेल कहते हैं। आप हमें एक एग्जांपल देख के बताइए। Cu2+ changes to Cu+. Is it the example of metal ion electrode or not? Answer is no. Reason? ये भी मेटल आयन है, ये भी मेटल आयन है। हमें तो एक मेटल चाहिए था एटलीस्ट। अगर ये मेटल आयन है तो यहाँ मेटल होना चाहिए था, यानी सिर्फ कॉपर होना चाहिए था, या फिर अगर यहाँ आयन है तो यहाँ कॉपर होना चाहिए था, न कि कॉपर का आयन होना चाहिए था। सही है? समझ में आ रही है? चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नॉन स्टिक क्वेश्चन लगभग आपको याद हो गया होगा पूरा अच्छे से। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड टाइप है आज हम उसे स्टार्ट करेंगे, दैट इज गैस आयन इलेक्ट्रोड। देखिए नाम से यह पता चल जा रहा होगा, अब आप गेस कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड की जगह पे गैस फिल करेंगे। वो अलग बात है, गैस का इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं? प्लेटिनम या ग्रेफाइट यूज करते हैं। इन जनरल हम प्लेटिनम यूज करते हैं, वो बात और है। लेकिन अगर हम गैस फील किए तो जो गैस फील होगी उसी गैस का आयन भी हमें मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? जो सॉल्यूशन फील करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उस गैस का कंपोनेंट होना कंपलसरी रखेंगे। देखिए कैसे? इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल अ गैस इज फील्ड विद अ फिक्स्ड प्रेशर फिक्स रखना है हमें, एंड comes in contact with the corresponding solution containing the ions of the respective gas। जो कुछ भी गैस में आप भर रहे हैं उसका प्रेशर फिक्स होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, जो सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उस गैस का कंपोनेंट का होना कंपलसरी है, यानी कि वो होना ही होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आप चाहें तो देख लीजिए। देखिए H+ चेंजेस टू H2। H+ क्या है? ये तो आयन है। H2 क्या है? हमारा गैस। मान लीजिए हमने गैस फिल किया तो हमारे जो सॉल्यूशन है जिसमें कि इलेक्ट्रोड हमें बनाना है, इलेक्ट्रोड तो हाइड्रोजन गैस से बनेगा नहीं, वहाँ प्लेटिनम लगाएंगे, लेकिन गैस तो हमने फिल किया ना हाइड्रोजन, तो उस सॉल्यूशन में H+ आयन्स हमें मिलने चाहिए। अगर आपने फ्लोरीन गैस भरी तो फ्लोरीन आयन मिलना चाहिए, क्लोरीन गैस भरा तो क्लोरीन आयन मिलना चाहिए, सब ब्रोमीन भरते तो ब्रोमीन आयन मिलना चाहिए था। मेरी बात क्लियर है? सही है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें भी दोनों आयन नहीं हो सकते। देखिए, एक गैस तो एक आयन, एक गैस एक आयन। ये बात और है, कहीं ऑक्सीडेशन है और कहीं रिडक्शन, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि उसमें एक गैस होना चाहिए, दूसरा गैसियस आयन होना चाहिए। ये H2 है तो ये H+, ये F2 है ये F-, यहाँ Cl2 है तो ये Cl-। क्लियर हो गया होगा? चलिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी आपको लिखना सिखाया जा रहा है। देखिए, एक तो इस पे लिखा हुआ किसका? हाइड्रोजन गैस का, वो तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना। अब बताइए इन दोनों में से हम किसका करके दिखाएं? चलिए हम इसको करके दिखाते हैं, ये आप घर पे खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है? करना क्या है? कुछ नहीं करना है,
आपको प्रैक्टिस करनी है कि नॉन-स्टिक इक्वेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अगर हम Cl माइनस का Cl2 में कन्वर्जन देखें तो यहां देख के क्या पता चल रहा है, देखिए Cl माइनस क्या किया होगा, पहले से माइनस यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। Cl2 गैस में बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन बताइए एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन में और लिया होगा या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, डोनेट किया होगा ना। तो बताइए यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक बात, दूसरी चीज आप एक और तरीके से देख सकते हैं, देखिए यहाँ -1 है, यहाँ पावर 0। बताइए किसका पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रहे हम किसकी पॉजिटिव वैल्यू हम बड़ा कर सकते हैं, इसकी बड़ा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी ओवरऑल चार्ज बढ़ रहा है। वो अलग बात है, यहाँ तो 0 है, लेकिन क्योंकि माइनस से 0 हो रहा है इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। चलिए बताइए इसके हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दें या रिडक्शन, रिडक्शन लिखते हैं, नहीं रिडक्शन तो आपका एक लिखा हुआ है, हम ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। Cl माइनस चेंजेस टू Cl2, ऑक्सीडेशन लिखना है। देखिए वहां क्लोरीन के कितने एटम है, 2, यहां क्लोरीन का एक एटम, तो बैलेंस कर लीजिए 2 से हो जाएगा। अब देखिए यहां जो इलेक्ट्रॉन चार्ज में देखिए कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज है ना। तो 2 नेगेटिव चार्ज कब आया होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा क्लोरीन। देखिए ये बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए माइनस चार्ज किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ प्लस चार्ज में। अच्छा मान लीजिए कभी कभार आपको अगर डाउट हो कि नहीं एक्चुअली सर ये इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना है किधर करना है, कई बार सही होता है, कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि इलेक्ट्रॉन हम किधर ऐड करें। कुछ मत करिए, सिंपल सा सोचिए, इसको भूल जाइए। आपके पास क्या है, क्लोरीन आयन है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में होगा, और आपको क्या बनाना है, इसको क्लोरीन गैस बनाना है। यहां तक तो समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए क्लोरीन आयन है ना, इस माइनस चार्ज का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या कम है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 माइनस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब Cl2 गैस बनेगा कि और एक्सेप्ट करेगा, हाँ लूज करेगा ना, लूज करने का मतलब माइनस करेंगे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा हमारे रिएक्शन में हम माइनस नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी 2 इलेक्ट्रॉन का यहां से उड़ा के इधर शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए -2 लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2। देखिए ऊपर वाली रिएक्शन मिल गई क्या। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप यहां से गेस करके आप ये इक्वेशन को मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, या आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए अभी हम अपनी इक्वेशन पे आते हैं, दैट इज 2Cl माइनस एक्वस चेंजेस टू Cl2 गैस +2 इलेक्ट्रॉन्स। हमें इसमें नॉन-स्टिक इक्वेशन अप्लाई करना है। ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। हम लिखेंगे E Cl माइनस, ध्यान रहे हम इस 2 को नहीं शो करते हैं, यानी कि हम Cl माइनस चेंजेस टू Cl2 इज इक्वल टू E नॉट Cl माइनस चेंजेस टू Cl2 माइनस 0.0591/2 लॉग Q। क्योंकि हमारा रिएक्शन कोसेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो देखिए प्रोडक्ट में एक ही है, वो भी क्या है, गैस। गैस का कंसंट्रेशन डिफाइन होता है या प्रेशर, प्रेशर। तो हम क्या लिख देंगे, प्रेशर ऑफ Cl2 गैस, PCl2, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन आयन है, वो भी किस फॉर्म में, एक्वस। एक्वस फॉर्म में क्या डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन। हम लिखेंगे Cl माइनस का कंसंट्रेशन लिखेंगे। देखिए क्या इसके साथ कोई कोफिशिएंट है ना, कितना है, 2, तो पावर में भी क्या आएगा, 2 आएगा। बस बन गया फॉर्मूला रेडी। तो अगर सोचे पर ऐसे फॉर्मूला याद करने लगे तो कितने फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। तो ये था तरीका, आप ऐसे ही
रिडक्शन पोटेंशियल को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड एसआरपी और एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना आता है, हमेशा 0 आता है। यानी कि चाहे H+H2 में कन्वर्ट हो या H2H+ में कन्वर्ट हो, उसका E0 सेल की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। चलिए नेक्स्ट थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टाइप हम यहाँ पढ़ेंगे। एक और अभी बचेगा जिसको हम कंप्लीट सेल पूरा पढ़ने के बाद आगे डिस्कस करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे भी। देखिए इसका नाम होता है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। कैसे पता चलेगा, हाँ इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, एक ही एलिमेंट का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या फिर रिडक्शन हो रहा होगा, यानी एलिमेंट्स आपको सेम मिलेंगे। देखिए कैसे, इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल सेम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी किसी का ऑक्सीडेशन ज्यादा तो किसी का ऑक्सीडेशन कम। अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन से कम ऑक्सीडेशन हुआ यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन, या कम ऑक्सीडेशन से ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो 2 अलग अलग स्टेट में ऑक्सीडेशन हमें मिलती है सेम एलिमेंट के, तो वैसे बनने वाले इलेक्ट्रोड या हाफ सेल को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स हाफ सेल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, क्रोमेट आयन से क्रोमियम आयन का बनना। फिर आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये 2- और 3+ आप मत देखिए, नहीं देखेंगे ना। हाँ हमें तो सिर्फ किसको चेक करना होगा, ये क्रोमियम का आयन है ना, तो इसमें भी क्रोमियम आयन ही चेक करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फिर से क्रोमियम आयन हम आपको निकालना सिखा दे। क्रोमियम का मान लीजिए P है, P × 2 2P। अब देखिए ऑक्सीजन के एक एटम पे -2 चार्ज होता है, 7 एटम पे -14, टोटल कितना है, -2। सॉल्व करेंगे तो 2P की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12, और P की वैल्यू आ जाएगी 6। यानी यहाँ क्रोमियम की एक एटम पे +6 का चार्ज होगा। दोनों एटम का मिला के 12 होगा, लेकिन एक एटम पे कितना चार्ज होगा, +6 का। बात समझ में आ रही है। देखिए ये क्रोमियम आयन किसमें बन रहा है, सॉरी क्रोमेट आयन किसमें बदल रहा है, क्रोमियम आयन में। बताइए 6+ से 3+ पे जा रहा है, तो कैसा होगा, हाँ रिडक्शन हो रहा होगा। इसी तरह यहाँ चेक करिए, Mn2+ है ना, तो हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, Mn का एक ही आइटम हम मान लेते हैं P, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेट से मान लेते हैं हम इस बार B, तो एक ही आइटम है तो B रहेगा। ऑक्सीजन के 4 एटम यानी कि -8 इज इक्वल टू कितना चार्ज है, -1। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा +7। यानी कि मैग्नीज यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर +2 में। तो देखिए वहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनका रिडक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। ये अभी हम पिछले लेक्चर में भी आपको एक बार कोशिश किए थे, उससे पहले भी एक बार डिस्कशन हुआ था, लेकिन पिछले लेक्चर में भी हम समझा के गए थे। क्या समझाए थे, अगर एसिडिक मीडियम आपको चाहिए तो कुछ मत करिए, इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जितना ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में है, यानी कि जितने ऑक्सीजन एटम कम हो रहे हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल लगाइए, और क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे तो हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाएगा, तो फिर हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दीजिए H+ आयन से। उसके बाद आपका रिएक्शन रेडी। चलिए देखते हैं, ये आप घर पे खुद से ट्राई करेंगे एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बना चुके हैं। अभी हम आपको ये बताते हैं, दिया है MnO4- चेंजेस टू Mn2+। आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर हम करते हैं। चलिए कर लिया होगा आपने, ये एक्वस फॉर्म में होगा। अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 7 आया था ना, +7 स्टेट, ठीक है। और ये कितना है, +2। देखिए +7 का मतलब क्या समझ में आ रहा है,
इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या कम है? कम है ना। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि ये 5 इलेक्ट्रॉन ले चुका होगा। पहली बैलेंसिंग तो इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी। दूसरी बैलेंसिंग अब ऑक्सीजन की करते हैं। देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर? 4। तो वाटर मॉलिक्यूल भी कितने रहेंगे? 4, तभी तो 4 ऑक्सीजन होगा। एक चीज और, अगर हमें यहाँ पे MnO2 दिया होता तो, यानी कि अगर हमें वो MnO2 ऐसे दिया होता, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो हम क्या करते हैं? तो देखते ऑक्सीजन के 2 एटम तो पहले ही थे, यहाँ पर 4 होने चाहिए थे, 2 यहाँ पे अगर होते तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 H2O ही लिखते। इसी का ध्यान रखेंगे। हाँ, जितने कम है ऑक्सीजन उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे, ये नहीं कि अपने मन से। चलिए अब देखिए हाइड्रोजन कितना है? 4 2 जा 8, और कहीं हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, यानी कि 8 हाइड्रोजन इधर कम होंगे, तो इधर आप लिखेंगे 8H+aqueous। ये बन गया आपका कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। यही है हमारा एसिडिक मीडियम का एप्लीकेशन। कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका कोई रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह लिखना नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि वो सब आप आराम से अब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? चलिए ठीक है। चलिए ये सब आपको लिख के दिया भी गया है। ध्यान रहे ये सब रटना नहीं है आपको। चलिए अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए CH3CHO है। अच्छा, पूरा हमें रिएक्शन दे रखा है कंप्लीट। चलिए ये अच्छा काम है, इसने मेरा आधा काम तो वैसे ही कर रखा है। क्या दिया है? इफ द हाफ सेल पोटेंशियल एट pH = 7 इज -0.197 वोल्ट। ये दिया है कब? pH = 7, जबकि pH कितना था? 7 था। pH = 7 का मतलब क्या? कंसंट्रेशन ऑफ H+ दिया है, कितना? 10⁻⁻7। जब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर था, तब इस रिएक्शन का हाफ सेल पोटेंशियल कितना आ रहा है? 0.197 वोल्ट नेगेटिव में। अब हमसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल एट pH = 6। अगर हम pH की वैल्यू को 7 से घटा के क्या कर दें? 6, तो आपको बताना है कि हाफ सेल पोटेंशियल पे कितना इफेक्ट आएगा। यानी कि अब घटने के बाद हाफ सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा। दूसरी चीज, इनकी मोलैरिटी भी कम हो रही है। किसकी? देखिए यहां जो मोलैरिटी दी गई थी pH = 7 पे 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर था, ये भी घट के कितना हो रहा है? 10⁻⁻5 मोलर, और ये भी हो जा रहा है 10⁻⁻5 मोलर। तो फटाफट आप एक ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके फिर हम डिस्कस करते हैं। कर लिया आपने? चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए केस ए, जब pH की वैल्यू क्या हो गया आपकी? 7, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना रहा होगा? 10⁻⁻7 रहा होगा। नहीं, यहां पे था ना, ठीक है, सही है। अब देखिए हम क्या निकाल लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहां आपको देखिए मेंशन कर रखा है, कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल। अच्छा, नहीं मेंशन किया है, कोई नहीं। जब नहीं मेंशन किया है तो बताइए हम किसके साथ डील करते हैं? हाँ, रिडक्शन के साथ। तो हम ERP का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल E0RP, E0 यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस 0.0591/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट केस में, फर्स्ट का दोनों ही केस में प्रोडक्ट तो यही रहेगा, रिएक्टेंट्स भी यही रहेंगे, क्योंकि रिएक्शन चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो देखिए इसकी मोलैरिटी कितनी? 1। तो देखिए यहां हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3CH2OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+2। अब देखिए H+ पे (2) क्यों लगा है? बहुत सिंपल है, आपने Q की वैल्यू में एक बार इसका कंसंट्रेशन लिखा, यहीं चले कैलकुलेट कर देते हैं ना। कितना? 1
अपॉन इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे कितना है 1 इंटू इसका कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू द पावर 2 लिखेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 2। तो देखिए H प्लस किधर गया, कैलकुलेट किया था ना हम लोग, हाँ कितना आएगा 10 टू द पावर -7 रेज टू द पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -14, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा +14, यानी कि ये वैल्यू आएगी Q की 10 टू द पावर +14। कर सकते हैं, तो देखिए यहां तक आ गया, ये वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये इसको हमने 0.06 मान लिया। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 इलेक्ट्रॉन का है तो 2 से डिवाइड करेंगे 0.03 हो जाएगा लॉग 10 टू द पावर 14। अभी क्यों हमने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, तो ये 14 क्या होगा बाहर आ जाएगा, लॉग 10 तो वैसे ही फिनिश हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा लॉग 1 होता तो वैल्यू कितनी आती 0, अभी तो लॉग 10 है। चलो देखिए 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 से तो ये हो जाएगा 0.42 बस। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या निकाल लेंगे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यू इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, सॉल्व कर देंगे तो हमें E0 मिल जाएगा कितना 0.223 वोल्ट। इससे थोड़ी हमारा काम चलेगा, हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, हाँ एट pH = 6 और कंसंट्रेशन जब 10⁻⁵ हो जाएगा तब कितना होगा ई सेल। तो कोई बात नहीं, फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे। केस बी एट pH = 6 यानी कि H प्लस की वैल्यू 10 टू द पावर -6। अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगा लीजिए। अब देखिए जब फॉर्मूला लगाएंगे आप तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है। E0 Rp हमें चाहिए था ना, देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया ऊपर से, ऊपर का केस है इसीलिए हमने सॉल्व किया था क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती। अच्छा ये चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं, रिएक्शन अगर सेम है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी आप कहिए वो हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लिया गया ना, एकदम फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स कंडीशंस पे। तो ये तो वह ऊपर वाला ही नीचे भी सेम यूज होगा। तो देखिए कितनी आएगी वैल्यू इसकी 0.223, यहाँ लिख लीजिए 0.223 माइनस इसको फिर से आप क्या बना लीजिए 0.06, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग हो जाएगा कितना 0.03। ध्यान रखें कभी आप इसको डायरेक्ट माइनस मत करने लगिएगा, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इधर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। अच्छा ये वैल्यू अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कितना दिया है 10 टू द पावर -5, ये भी कितना हो गया 10 टू द पावर -5। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर -12। ये तो फिर से कैंसिल हो गया, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अगर आपके ओवरऑल कंसंट्रेशन दोनों की सेम है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वो चाहे 1 दिया था तब, चाहे -5 दिया 10 पावर -5 तब, वो तो आपस में कैंसिल ही हो गया। ये देखिए ये वैल्यू अभी कितनी है -12 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +12। तो log 10 टू द पावर 12 की वैल्यू तो ये कितनी आएगी, सिर्फ 12 आ जाएगी, आएगी ना। 12 को मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.36। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ये कितना है हमारा, वो भी इरेज हो गया, कोई नहीं, 0.223। ये कितना आ रहा है -0.36। सॉल्व कर दीजिए तो देखिए 10 - 3 7, 6 है ना, 5 - 2 3 और 3 - 2 1। ये वैल्यू आ जाएगी 0.137 वोल्ट। ऐसे इसके अराउंड ही कुछ आंसर आ जाएगा। हमने तरीका आपको एक्सप्लेन कर दिया, वैल्यूज वगैरह आप खुद से पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वैसे सब कुछ यहाँ पे आपको सॉल्व मिल जाएगा। देखिए ये सारी वैल्यूज सब सॉल्व करके आपको दी गई हैं। 0.137 वोल्ट, वो भी किस में आएगी, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव, इन दोनों में बड़ा कौन है, 0.3 बड़ा हो जाएगा ना, ये तो 0.2 ही है। तो हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में
हाँ सिंबल किसका लेते हैं, बिगर वैल्यू का, ये बिगर इसलिए आंसर भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आपका होमवर्क टाइम। ज़्यादा छोटा हो गया, एक मिनट। चलिए अब ठीक है, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर वगैरह सब दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, हाउ मच द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो काम करने की पावर होती है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी अच्छी होती है, जिसका रिडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि हमें एसआरपी से रिलेट करना है। ऑफ 1 मोलर MnO4 माइनस चेंजेस टू Mn2 प्लस 1 मोलर कपल चेंजेस इफ द H प्लस इज डिक्रीज फ्रॉम 1 मोलर टू 10⁻⁻4 मोलर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या कह रहा है। पहले केस में ये आपको पहले तो इक्वेशन वगैरह दे दिया है, चलिए आप इक्वेशन को लिख लीजिए। क्या दिया है, MnO4 माइनस चेंजेस टू Mn2 प्लस। तो देखिए अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था, कितना आता है 7 ना, +7, सो वहाँ +2 यानी कि यहाँ +5 इलेक्ट्रॉन्स करने होंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए ये एचडी की मीडियम में काम आता है ना, अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने इक्वेशन को एक बार बैलेंस करके देख लिया करिए। देखिए क्या क्या यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, उधर तो 4 एटम है ही नहीं ऑक्सीजन के, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर यूज करेंगे। कितने, 4 मॉलिक्यूल। कहाँ चला गया, ठीक है। अब देखिए वाटर तो बैलेंस कर दिया हमने, सॉरी ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को चेक कर लीजिए। अब हाइड्रोजन के इस साइड में, प्रोडक्ट साइड में 8 एटम है, इधर तो कोई भी नहीं है, तो इधर क्या करेंगे अब +8H+ आयन लगा देंगे एक्वस फॉर्म में। ध्यान दें H+ आयन लगाएंगे आप, हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। क्यों H+ आयन लगा दें, क्योंकि एसिडिक मीडियम ना, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है, वो हमें आयन्स देंगे, किसके, H+ आयन। चलिए तो बस, और देखिए क्या दिया हमें, इसकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। मोलैरिटी दिया है 1 मोलर 1 मोलर दोनों ही, ये भी हमें दिया 1 मोलर और ये भी हमें दिया है 1 मोलर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम H+ कंसंट्रेशन को 1 मोलर से घटाकर कितना कर दें, 10⁻, कितना कह रहा है, -4 कर दें, तो बताइए उसके रिड्यूसिंग पावर में क्या इफेक्ट आएगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग पावर में। यानी कि सिंपल हमें ये निकालना है कि यहाँ पे क्या एसआरपी आएगी वो कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या एसआरपी आएगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। हम एसआरपी ही क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किससे डिसाइड होती है, रिडक्शन पोटेंशियल से। तो हम इसके एसआरपी निकाल लेंगे, इसके एसआरपी निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस हमें बता देगा कि उसका रिडक्शन पावर कितना कम हुआ। जितनी उसकी रिडक्शन पावर कम होगी या बढ़ेगी, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही कम होगी या फिर बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं, पहला काम केस ए बनाएंगे, जब H+ की वैल्यू कितनी हो, सॉरी H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए केस ए, H+ कंसंट्रेशन इज टेकन एज 1 मोलर, तो लगाइए फॉर्मूला क्या है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 को हम क्या लिख लें, 0.06 अपॉन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। देखिए कितना दिया है, 5 का है, अच्छा कोई बात नहीं, ले लीजिए अपॉन 5 लॉग
Q की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, Q का भी रख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखिए क्या बना हमारा Mn2 प्लस, लिक्विड का तो हम लेते ही नहीं है क्योंकि 1 होता है। तो देखिए Mn2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया 1 मोलर, तो लिख लेते हैं 1 अपॉन रिएक्टेंट साइड में आइए, रिएक्टेंट साइड में इसका कंसंट्रेशन भी कितना है 1 मोलर इनटू, अभी रिएक्टेंट साइड में एक और बचा है, देखिए कौन, हाइड्रोजन बचा है, किधर गया, हाँ वो भी 8H प्लस है, यानी कि H प्लस का कंसंट्रेशन भी कितना 1 रेज़ टू द पावर 8, क्योंकि जितना कोएफिशिएंट होता है उसका पावर में जाएगा। तो इसको लिख लीजिए कितना आ गया, ये E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 0.012 लॉग, इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आएगा 1, ये भी 1, अच्छा ये भी 1, तो सब वैल्यू देखिए सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या आप हमें ध्यान से देख के ये बताइए, क्या इसकी वैल्यू आपको पता है क्या, हाँ log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, अगर आपने यहां 0 रख दिया तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके ये भी क्या हो जाएगी 0, क्या बचा सिर्फ, हाँ हमें यहां से क्या मालूम चल गया कि E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, एक रिलेशन तो ये मिल गया, यानी कि जब भी H प्लस की कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर लिया था तो उस केस में इस रिएक्शन में हमें स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल एंड EMF ऑफ द सेल दोनों क्या मिल गई, हमें इक्वल मिल गई, चाहे आप इसको EMF ऑफ द सेल बोलिए या फिर सेल पोटेंशियल बोल दीजिए। ये तो रहा केस A। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, केस B डिस्कस करेंगे। अभी H प्लस का कंसंट्रेशन हमें कितना लेना है 10 टू द पावर -4, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 को हम क्या लिख लें 0.06 अपॉन नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अभी भी 5 रहेगा, क्यों, क्योंकि रिएक्शन तो चेंज ही नहीं हुई, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, लॉग Q में अब फिर से वही लिखेंगे रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना है, ये है ना, रिएक्शन कहाँ गया, ये है 1 मोलर, लेकिन ये वैल्यू इस बार बदल गई है, चलिए लिखते हैं, तो यहां पे फिर से हो गया 1 अपॉन 1 इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन तो इस बार बदल गई, पिछली बार 1 थी लेकिन इस बार कितना है 10 टू द पावर -4, उसका पावर कितना आएगा 8, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कोएफिशिएंट कितना है 8 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए E नॉट सेल माइनस, इसको फिर से सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना बन रहा है, ये 0.012 बनेगा, फिर से लॉग, ये तो सब 1 है, सब कैंसिल हो जाए, कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -32 होगा ना, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +32 लिख सकते हैं। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी E नॉट सेल माइनस, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, हमें क्या मिलेगा सिर्फ 32 का इससे मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 12 2 × 24, 12 3 × 36 38 384, डेसिमल पार्ट्स कितने 1 2 3, ये आएगा 0.384। अब देखिए दोनों का डिफरेंस हमें समझना है, अब हम यहीं पे दोनों एक साथ लिख लेते हैं। पिछले रिलेशन में केस ए में हमें क्या मिला था, ई सेल की वैल्यू ई नॉट सेल के इक्वल मिली थी, ये हमारा केस ए है। केस बी देखिए हम ब्लैक कलर से लिख लेते हैं, केस बी में हमने अभी निकाला जो ई सेल की वैल्यू है वो ई नॉट सेल माइनस 0.384 की इक्वल आ रही है ना। तो देखिए दोनों ही रिलेशन को अगर आप कंपेयर करें, आपको कंपेरिजन थोड़ा सा आना चाहिए, देखिए बहुत सिंपल सा होता है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर तो कुछ नहीं था, लेकिन ये वैल्यू जो यहां पे ई सेल आ रही है वो कितना है 0.384 कम आएगी। कैसे, अब मान लीजिए ई सेल की वैल्यू यहां पर, क्योंकि जो भी ई सेल होगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल वो तो फिक्स होगा। मान लेते हैं अगर हमें ये 1 दिया है तो यहां पे ई सेल की वैल्यू कितनी आती, केस ए में ई सेल की वैल्यू भी 1 आ जाती। क्यों, क्योंकि वो ईएमएफ ऑफ द सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल था।
लेकिन केस बी में अगर हम ई सेल निकालें तो ई नॉट सेल तो 1 हमें मान लिया है, माइनस 0 पॉइंट कितना आ रहा है 384 सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 6 1 9 माइनस 3 6, इतना ही वोल्ट आएगा। बताइए ई सेल केस ए और केस बी में सेम आ रहा है कि अलग अलग? अलग अलग आ रहे हैं ना। ये इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे हो गई और ये इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे हो गई। आप हमें ये बताइए दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है। एसआरपी की वैल्यू 1 से इतना हो रही है, आप 1 मत कहिए, आप ये तो कह सकते हैं सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? लगातार डिक्रीज हो रही है। कितने से? इस वैल्यू से डिक्रीज हो रही है। ये तो इतना आया था, ये 1 है तब ना, ये तो जो वैल्यू अगर हम चेंज कर देंगे तो ये तो बदल जाएगी, लेकिन ये हमेशा कितना कम आएगा 0.384। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस एसआरपी इज डिक्रीज्ड बाय 0.384 therefore ऑक्सीडाइजिंग पावर विल आल्सो डिक्रीज बाय 0.384। सही है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो कुछ नहीं, आप एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके समझ लेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखिए इसका आंसर भी यही आएगा। कितने से डिक्रीज करेगी? हाँ डिक्रीज करेगी, ये तो पता था, यहाँ पे दे रखा था। कितने से? 0.384 वोल्ट से। ये सब यहाँ पे आपको सोल्यूशन में मिल जाएगा, बाकायदा सब कुछ सोल्यूशन में एक्सप्लेन भी रहेगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए ठीक है, सिंस ई रिडक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीज बाय 0.384 वोल्ट देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर विल आल्सो डिक्रीज बाय 0.384 वोल्ट। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। क्या करेगा? थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। हाँ, आपको तो एक चीज़ पता ही है, जब आपको लगे कि नहीं अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो, तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में तो आप ज़्यादा टफ कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। क्या दिया है? कैलकुलेट द pH एट विच बोथ सेल्स will have same reduction potential assuming concentration of all species other than H+ is 1 molar and 1 atm। कंसंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। वही दिया ना, pH कैलकुलेट करना है। बाकी जितने भी टर्म्स हैं उसमें, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो तो हमें पता था कि कितना आएगा 1। अगर उसमें कोई गैसियस टर्म आ गया तो उसकी भी कंसंट्रेशन आप कितना लेंगे? 1। अगर एक्वस फॉर्म में आते हैं तो उनकी भी कंसंट्रेशन आपको 1 लेना है। यही चीज कह रही है ये लाइन, ये कह रहा है एज्यूमिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज अदर देन H+। H+ को छोड़ के जितने भी स्पीसीज हैं, अगर आपको उनकी कंसंट्रेशन लिखनी है, प्रेशर लिखना है या जो कुछ भी लिखना हो, तो आप उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना लेंगे? 1 मोलर लेंगे। सही है। आपको 2 रिएक्शन दी गई हैं और कह रहा है कि आप बताइए किस pH पर ये दोनों रिएक्शन दिख रही होंगी, दोनों रिएक्शन की सेल पोटेंशियल एक दूसरे की इक्वल हो जाएगी। देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द pH एट विच बोथ सेल्स विल हैव सेम रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि दोनों रिएक्शन की सेल पोटेंशियल सेल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किस pH पे सेम आ जाएगी। यानी कि वो कॉमन pH बताइए जिसपे कि इसका ई सेल और इसका ई सेल दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? हाँ, इक्वल आनी चाहिए। बहुत सिंपल है, आप ट्राई करिए, हो जाएगा। पहले क्या करिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद H+ आयन के लिए आप एक रिलेशन निकाल लीजिए, कि इक्वेशन बना लीजिए। फिर वैसे इसको सॉल्व करिए, इसका भी रिलेशन बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का ई सेल क्या आएगा? इक्वल आना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। फिर वहां से हम pH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आप एक बार ट्राई करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। कर लिया आपने? चलिए देखिए क्या दिया। पहला रिएक्शन डील करते हैं अब। NO3- चेंजेस टू NO2।
NO3 माइनस चेंजेस टू NO2, ये हमारा केस ए है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल तो हमें ये देखना होगा ना ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, क्योंकि हमें सबकी SRP के लिए डील करना है, हम रिडक्शन रिएक्शन ही लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। नाइट्रोजन का, हाँ पहले हम नाइट्रोजन का वो निकाल लें चार्ज। नाइट्रोजन का एक एटम हमने मान लिया P, ऑक्सीजन के 2 3 या 6, -6 इज इक्वल टू -1, यानी कि यहाँ से P पे वैल्यू कितनी आ गई +5 का चार्ज, यानी हमें मालूम चल गया हमारे नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है +5 का। क्यों निकाले, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ही हम चेक करेंगे। देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं यहाँ पर 2 2 या 4, तो बताइए यहाँ पर कितना होगा, इसको भी मान लेते हैं P, इसका -4, टोटल चार्ज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे कितना है 0, तो P की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई +4। हाँ यही सारी चीज़ हम आपको सिखाना चाहते हैं, इसीलिए तो ये क्वेश्चन लिया गया है। आप ये मत देखिए आपको आंसर आ रहा है कि नहीं, आपको ये देखिए इसमें नई नई चीज़ें आपको क्यों सिखाई जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी देके कुछ भी पूछता है, तो आपको सारे टर्म्स की क्लैरिटी धीरे धीरे होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर +5 का स्टेट था, यहाँ +4 का। ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू लगातार क्या हो रही है कम। अच्छा +5 से +4 हुआ होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, कह सकते हैं। दूसरी चीज ऑक्सीजन देखिए बैलेंस है क्या, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम, बैलेंस नहीं है। हम बैलेंस किससे करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल से। पहले ये बताइए हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए, 3 यहाँ हैं 2 वहाँ पे हैं, यानी कि एक ही एक्स्ट्रा चाहिए हमें, हम एक H2O मॉलिक्यूल लेंगे, सिर्फ एक। क्या ये आएगा भी नहीं। ये क्या है, चलिए कोई नहीं, इतने से हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये चीज आपको देखना होगा, हर बार जरूरी नहीं। अगर पहले से ही ऑक्सीजन के 2 एटम थे आपके पास, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि अगर आपने वहां पर 3 लिख देते तो 3 to 5 हो जाता ना, फिर तो बैलेंस ही नहीं हो पाते। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 एटम, इधर कहीं है ही नहीं, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। कितना 2H+ एक्वस आयन लिख लेंगे, तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए। ई सेल का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, E0 सेल माइनस 0.0591, क्या लिख देंगे हम 0.06 अपॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है 1 है, तो अपॉन 1, उसे लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लॉग Q की वैल्यू देखिए, इसका कंसंट्रेशन कितना 1, कैसे पता चला मुझे, वो तो पहले ही लिख रखा है। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं H+ को छोड़ के सबको आपको 1 लेना है। NO3 माइनस, इसका भी कंसंट्रेशन 1, लेकिन H+ का तो 1 नहीं है ना, तो इसको H+ लिखिए। कितना है उसका कोएफिशिएंट 2, तो पावर में कितना आएगा 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए ये सबको ऐसे कॉपी कर लीजिए, E0 सेल माइनस ये हो जाएगा हमारा 0.06, या फिर आप चाहें तो 0.0591 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नीचे कैंसिल करने के लिए है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लॉग, ये 1 सब कैंसिल, ये H+ के पावर पॉजिटिव 2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा H+ के पावर -2। अब देखिए इसको वैसे लिख लीजिए, E0 सेल माइनस 0.0591 इंटू, देखिए क्या आएगी -2, फिर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आएगा ना, लॉग m के पावर n है। तो अब ध्यान से देखिए, हमें pH कैलकुलेट करना है, तो हम रिलेशन को किससे बनाएंगे pH में। तो देखिए pH में रिलेशन बनाने के लिए हमें माइनस चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। क्या 2 भी चाहिए, नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो इसको ऐसे रहने दीजिए, E0 सेल माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 11, ये हो जाएगा 0.1182। अब देखिए यहाँ का माइनस यही हमने रखा है,
ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की वैल्यू। अब हम देखिए इसको उड़ा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या मिल रहा है, ई सेल की वैल्यू मिल रही है ई नॉट सेल माइनस कितना आया था 0.1182, सही है ना, इतना ही आया था। चलिए इतना ही आया होगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, इन ब्रैकेट माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H प्लस बचा होगा, क्योंकि हमने माइनस को सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि हम माइनस को सॉल्व करना भी नहीं चाहते। अब इसको उड़ा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यही है, हाँ ठीक है। फिर ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.1182। बताइए इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं, इसलिए तो माइनस को मल्टीप्लाई नहीं किए थे, हमने लिख दिया पीएच। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अब हम किसको सॉल्व करेंगे, केस बी को। देखिए केस बी भी हम खुद सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या दिया है केस बी में, NO3 माइनस चेंजेस टू NH2OH दिया है। ये हमारा बी केस है, NO3 माइनस चेंजेस टू NH2OH। हाँ हमें पता है दिक्कत कहाँ आएगी आपको कैलकुलेट करने में ना। कोई नहीं, यहाँ पे देखिए कितना आएगा 5 माइनस 6, ये तो 5 ही आएगा, ठीक है। पिछली बार की तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए नाइट्रोजन का हमने मान लिया P, हाइड्रोजन के कितने 1 2 3 है ना, हाइड्रोजन +1 होता है तो टोटल कितना हो गया +3। ऑक्सीजन के एक ही एटम है, चलिए तो -2। ओवरऑल चार्ज 0, तो देखिए 3 - 2 1 हो गया, यानी यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी कि यहाँ नाइट्रोजन कितने स्टेट में होगा -1 में। ये बात समझ में आ रही है। चलिए जब हमने इतना कर लिया तो हम देखेंगे +5 से -1 रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का 6 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ होगा। हाँ क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम थे, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आ गया, तो पहले 5 लेके तो वो कंप्लीट नाइट्रोजन बना होगा, फिर एक और लिया होगा तब तो -1 आया चार्ज, यानी कि +6 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, बैलेंस करते हैं। देखिए ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे 3 एटम, यहाँ ऑक्सीजन का कितना सिर्फ 1 एटम, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए कितना है 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या लिख दिया हम 4H+। नहीं, अगर आपने 4H+ लिखा तो आपका गेम हो जाएगा। हर बार हम कहते हैं कि आपको बैलेंस रखना है, सिर्फ 4 मत देखिए, 4 तो यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन एटम्स इसमें भी तो है, 2 और 1 3 और 4 टोटल 7, इट मीन 7H+। हाँ अब आप कर सकते हैं, बस फटाफट फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए ई सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको 0.6 लिख लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 6, फिर लॉग कंसंट्रेशन लिखिए, इसका कंसंट्रेशन 1, कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन भी 1, बस H+ का कंसंट्रेशन 1 नहीं है, ये दिया भी नहीं, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसको लिख लेंगे H+। पावर बताइए कितना आएगा H+ का 7, यहाँ तक सही है। तो बस ये लिख लीजिए फिर से ई नॉट सेल, वैसे ही इसको सॉल्व करिए, देखिए ये हो जाएगा 0.01, सही है ना। हाँ लॉग ये कैंसिल, +7 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -7, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा H+ रेज़ टू द पावर -7। तो बस देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा -0.01 लॉग हो गया। ये देखिए -1 को तो इधर लेके आना था ना, पहले मल्टीप्लाई करिए -7 का, फिर यहाँ बचेगा log H+ आयन का, फिर वही चीज़ माइनस को हम यही रखेंगे, सिर्फ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा हमारा ई नॉट सेल माइनस 0.07 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा ना। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 में तो क्या हो जाएगा 0.07, इसको हम ऊपर रखते हैं। अब देखिए
ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.07 इन ब्रैकेट माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H+, ये मिल जाएगा। तो बस अब इसको उड़ा दीजिए, इनकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ये देखिए क्या हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.07, इस सबको क्या लिख दें हम, pH। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह रखा कि दोनों का ई सेल इक्वल है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में कितना आया था वैल्यू, ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.1, यहाँ लिख लेते 0.1182 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस कितना दिया है 0.07 pH। अब देखिए ई नॉट सेल दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, ई नॉट सेल दोनों के लिए दिया हुआ था। पहले वाले के लिए ई नॉट सेल कितना दिया 0.78 रख दीजिए, तो ठीक है यहाँ लिख दीजिए 0.78 माइनस ये कितना है 0.1182 और इसके लिए कितना दिया है देखिए 0.73, तो इसकी वैल्यू रख लीजिए 0.73 माइनस 0.07 pH, इतना रख सकते हैं। अब हम ऊपर वालों को उड़ा देते हैं। देखिए 0.78 उसको उठा के इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 0.78 माइनस 0.73 और इस टर्म को उठा के उधर लेके जाएंगे हम। तो पहले इधर लिख लेते हैं माइनस 0.07 pH। अब देखिए इस टर्म को उधर उठा के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 0.1182 pH आ जाएगा। अब इसको उड़ा दीजिए, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा 0.05 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस कर देंगे तो एक तो 2 आ जाएगा, 8 वैसे ही रहेगा, 11 माइनस 7 4 0, ये हो जाएगा 0.482 pH। हमें pH चाहिए तो हम pH का लिए क्या करें, इस वैल्यू को डिवाइड कर दें, 0.05 को डिवाइड कर दें किससे 0.0482 से। देखिए कैलकुलेटर है कर लेते हैं, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.0482, यही है ना, कितना देखिए 1.03 वोल्ट। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आपके आंसर में मिलेगा, रीजन बहुत सिंपल है। अच्छा वोल्ट क्यों, ये तो pH है ना, सॉरी ये गड़बड़, वोल्ट लिखते लिखते आदत हो गई। आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। 1.03 ये क्या हमारी pH, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, pH की कोई यूनिट नहीं होती है, सही है 1.03। आंसर चेक कर लीजिए, आंसर दिया है कहाँ गया, हाँ 1.008 आ रहा है, हमारा 1.03 आया है, लगभग सेम है। वो डिफरेंस सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एक जगह 0.0591 पूरा लिए थे और एक जगह हम 0.06 लिए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए एक बार हम टाइम